हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में देखा था चैप्टर 2 को आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ है आधा, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब अगला है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक कहाँ रहते थे, कहाँ पर खाते पीते थे, कैसे थे, उनके बारे में तथा पशुपालकों के बारे में पता करना है कि आखिर जो पशुपालन करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में पता करना है। कह कि मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें काले नीले वर्ग दिख रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। मानचित्र 2 आप लोग उलट लेंगे, उसमें जो मैप दिया गया है उसमें काले बुल्लू जो वर्ग टाइप का दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर है हल्लूर और यहाँ पर आपको है पयमपल्ली। इस जगह पर जो दिया है वर्ग टाइप का जो दिखाया है वह है पयमपल्ली, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है वह है कोल्डिहवा। महागड्ढा है यहीं पर बगल में है महागड्ढा। यहाँ पर आपका पड़ जाता है बुर्ज होम दिखाया गया है। यहाँ पर आपका पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ दिखाया गया है। ये सब वर्ग टाइप का जो दिखाया है वह सभी कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी जगहों पर कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर कृषक रहते थे, किसान रहते थे, आरंभिक किसान रहते थे और पशुपालन करने वाले लोग रहते थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, देख ही सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर पूरे लगभग उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर अगर हम लोग देख लें तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कह रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, आधुनिक कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए, पूर्वी तथा फिर दक्षिण भारत में पाए गए। पूर्वी भारत में इधर जो देख सकते हैं इधर भी पाए गए और दक्षिण भारत में पाए गए। पूर्वी भारत अगर हम लोग बात कर लें कि पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से अगर हम पूर्वी भारत बात कर लें तो यहाँ पर जो पाया गया वो है दाओजली हेडिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको समझेंगे और आगे दिया गया है वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। वास्तव में ये जो निर्दिष्ट स्थान था पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। आखिर इन सभी जगहों को जांचने के लिए कैसे यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर पशुपालक रहते थे, कृषक रहते थे, तो वहाँ पर बताया जा रहा है ऐसा कि वैज्ञानिक जो है उनको खुदाई में पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि एक गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। गलती से जल गया होगा ऐसा लगता है, या जानबूझकर जलाए गए होंगे। ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक जो है विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में जान लिए कि आरंभिक कृषक पशुपालकों के बारे में पता कैसे चला, इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब आगे है अस्थायी जीवन की ओर। चलिए अस्थायी जीवन की ओर देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। पूरा स्थल जो था उनके पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। जैसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर बुर्ज होम जो है वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। वर्तमान कश्मीर में कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था।
कह रहा है यहाँ पर कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि वुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। उस गर्तवास में उतरने के लिए, गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है, कि झोपड़ी के अंदर भी आग जलाते थे और बाहर भी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मौसम के अनुसार, जैसे बरसात के दिनों में घर के अंदर खाना पकाते होंगे, और जब ठंडी के दिन रहती हो गर्मी के दिन रहती होगी, ठंडी के दिन रहती होगी, उस समय बाहर में पकाते होंगे। गर्तवास का चित्र बनाने के लिए कह रहा है। आप लोग खुद भी इसको कर सकते हैं, गर्तवास का चित्र। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है। ऐसे बहुत सारे औजार जो है, पत्थर के औजार मिले जो ऐसा है कि पूरा पाषाण युगीन उपकरण से बिल्कुल भिन्न है, इसीलिए इसे नव पाषाण युग का माना गया है। इसीलिए इन पत्थरों को नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें उभय औजार भी हैं, जिनके बारे में नव पाषाण युग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनमें उभय औजार भी हैं, जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए, नुकीला करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। बिल्कुल हम लोग देखते ही हैं, ओखली और मूसल का प्रयोग हम लोग, जिसको खल बोलते हैं हम लोग, आज हजारों साल बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे, कुछ औजार जो है वो हड्डियों से बनाए जाते थे। आगे हम देखेंगे, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब कुछ लिखा भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे अन्य पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? सोचने वाली बात है। क्या यह जो परिवर्तन है हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत जगह तो लोग हैं जो मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में थोड़ा सा। बस ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है, आपको थोड़ा सा और होगा। हाँ बस चलिए देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। प्राचीन मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। मानचित्र 2 चलिए हम लोग निकाल लेते हैं और उसमें मेहरगढ़ को ढूंढते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ यहाँ पर पाकिस्तान में पड़ता है। यही जो है मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ मानचित्र 2 में हम लोग देख लिए मेहरगढ़। कह रहे यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यह मेहरगढ़ जो है एक हरा भरा समतल एकदम बराबर स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जौ और गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो मेहरगढ़ में उगाया था, और वहीं पर भेड़ और बकरी की पालने के लिए सीखे थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां मिली हैं। यहाँ पर जो है
विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरन है तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा चौकोर मतलब ये कह सकते हैं कि चरखुट जिसको हम लोग बोलते हैं इस प्रकार का। तो ये कह रहा है आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। प्रत्येक घर को बांटा हुआ है 4 या उससे ज्यादा कमरे में, जैसे इस प्रकार से बटा हुआ है 4 भागों में, 1 2 3 4, हाँ 4 भागों में बटा है। जिसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे, जिसमें से कुछ जो है भंडार के काम आते होंगे, रखने के लिए, सामान को रखने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। देखिए पहले की बात है, लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली। देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देख लीजिए, ये जो मेहरगढ़ में एक कब्र मिला जिसमें बकरी को भी साथ में दफनाया हुआ था कि परलोक में इसको खाने के लिए होगा। अब आगे हम लोग देखिए मेहरगढ़ में कब्र का चित्र। क्या तुम बकरे के कंकाल को पहचान सकते हो? देख सकते हैं जो कब्र है उसमें आदमी है और उसमें बकरी भी को भी दफनाया गया है साथ में, ताकि वो ऊपर जाएगा तो उसको खाने के लिए। चलिए आगे आप इधर चित्र एक देख सकते हैं, मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? समानता करना है, अपने घर से तुलना कीजिए इस घर को कि कैसा है, किस प्रकार का है। चलिए अन्यत्र बातें दी गई है। अन्यत्र चलिए देख लेते हैं अन्यत्र बातें में क्या क्या है। सो देखिए बस लास्ट ईयर थोड़ा सा और है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस में गुफा में ये चित्रकारी किया गया था। ये चित्र देख सकते हैं आप चित्र में, फ्रांस में गुफा में। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढना है। अब तो विश्व के मैप में आपको बता दें कि फ्रांस यूरोप में पड़ता है, तो चित्र में कह रहा है कि यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल को की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस पुरास्थल की खोज जो है, फ्रांस की जो गुफा जो पता चला इस पुरास्थल, उसकी खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इस तरह के चित्र ऐसा माना जाता है कि 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। बड़ा ही रोचक बात है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। इन रंगों को कह रहा है कि लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। यह ऐसा संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर, जैसे हम लोग दीपावली होली मनाते हैं उन समय बनाया जाता होगा, उन लोग भी कुछ मनाते होंगे उत्सव। या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। शिकारियों द्वारा शिकार करने के लिए जब जाते हैं तो उस समय बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? आप खुद बताइए कि बनाने का कारण क्या वही दिया गया है। एक नव पाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। एटलस में तुर्की को ढूंढना है। आप अपने ग्लोब में तुर्की को ढूंढे। नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। तुर्की में एक जगह है, पूरा स्थल है नव पाषाण युग का, चताल युग। कौन सा है? चताल युग। कहाँ में पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। तुर्की में पड़ता है चताल युग। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमक पत्थर,
चकमक पत्थर कह रहा है कि यहाँ दूर दराज से स्थानों से चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। वहां पर क्या क्या मिला? सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर मिला, लाल सागर की कौड़ियां मिला, भूमध्य सागर की सीपियां मिला। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, खुद सामान ले जाया करते थे या तो जानवरों के पीठ पर लाद करके ले जाया करते थे। अब आगे कह रहे हैं कि बताओ कौड़ियां तथा सीपियां का क्या उपयोग होता होगा। तो बता सकते हैं क्या उपयोग होता है, खुद तो करना है ये चीजें। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। खुद सोचो, खुद सोचिए आप लोग कि 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा के एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उसकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानी सुनाएंगे। ये दिया गया है कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए कल्पना में कहा है। आगे आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया है। अगले अगले जो हम लोग देखेंगे, अगला जो लेसन देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसे शुरू करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। चलिए, थैंक यू।